मॉर्निंग। अब क्या देखते हैं हम, डाइजेशन ऑफ फूड। मैं आज का टॉपिक क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। तो बहुत ध्यान से देखना है डाइजेशन ऑफ द फूड। मैंने जितने भी एंजाइम्स थे या बॉडी के पर जो भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं या डाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले जितने पार्ट हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया और सभी के बारे में बताया है। अब देखते हैं फिजियोलॉजी, मतलब किस तरीके से डाइजेशन होता है। जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं उसमें किस हिसाब से डाइजेशन होगा। मेन हमारा क्या, डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन। चैप्टर का नेम क्या है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो डाइजेशन ऑब्जर्वेशन पढ़ने के लिए, सही तरीके से पढ़ने के लिए हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े जिसमें डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन होता है। अब क्या देखते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ, सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। फर्स्ट क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। तो देखो बक्कल कैविटी में क्या क्या निकलता है। सी बक्कल कैविटी में क्या होगा, एंजाइम्स कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट होगा बक्कल कैविटी के अंदर। सी सिलेब्री अमाइलेज होता है, सिलेब्री अमाइलेज एंजाइम निकलता है। कौन सा, सिलेब्री अमाइलेज। ये एंजाइम सेक्रेट होगा, इसकी क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम। इसको क्या पढ़ते हैं, टाइलिन एंजाइम्स, टाइलिन एंजाइम्स। मेन रोल इसी का रहता है डाइजेशन में। मेन रोल किसका रहेगा, इसी का रहेगा किसमें, डाइजेशन में। दूसरा क्या होगा, लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल नेचर। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। कैसे होगा, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं हमारे फूड के साथ उनको मारने का काम करेगा ये। फिर इसके अलावा ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आयंस भी प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, ये आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। इनका मेनली सोडियम का इनका मतलब ये जो सोडियम, ये बाइकार्बोनेट आयन वगैरह, ये मतलब एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम इनकी वजह से बनता है। और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो अमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्लोरीन किसको करता है, सिलेब्री अमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसका, क्लोरीन का रोल। किसका रोल देखना आपको, क्लोरीन का रोल देखना है इन द एक्टिविटी ऑफ द सिलेब्री अमाइलेज। ये देखना है, इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द सिलेब्री अमाइलेज। कौन इन्वॉल्व होता है, क्लोरीन इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द सिलेब्री अमाइलेज। फिर देखो, क्लोरीन इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द सिलेब्री अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स। अब देखते हैं डाइजेशन कैसे होगा। अब ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेशन में रोल प्ले करेगा वो ये करेगा, कौन, सिलेब्री अमाइलेज। सिलेब्री अमाइलेज क्या करता है, जो अपने खाना खाया उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होगा, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन करेगा। इसका स्टार्च का जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, सही। हम देखो यहाँ एनसीईआरटी बेस देखते हैं यहाँ से, सही। तो इस पे कौन वर्क करेगा, सिलेब्री अमाइलेज। कौन वर्क करेगा, सिलेब्री अमाइलेज। इनका नाम के नाम ऐसे लिखता हूँ, सिलेब्री अमाइलेज। अमाइलेज। और जो पीएच होती है लगभग 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक, सही। क्या होगी, सिलेब्री अमाइलेज। स्लाइटली मतलब सोडियम और पोटेशियम के मैंने बताया था रोल, जी मतलब सोडियम हो गए एल्कलाइन वगैरह, लेकिन इनका मतलब इनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जो पीएच होगी स्लाइटली एसिडिक है, 7 पॉइंट पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो स्लाइटली एसिडिक, इतना ध्यान रखना है। सिलेब्री अमाइलेज होता है वो क्या होता है, हमारे अगर बक्कल कैविटी के अगर पीएच पूछे तो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक। 7 तो आपको पता है न्यूट्रल हो जाता है। तो मतलब जो न्यूट्रल करने का काम वो यही करते हैं, मतलब स्लाइटली एसिडिक है। कौन है, स्लाइटली, ऐसे नहीं कि एसिडिक हो, स्लाइटली एसिडिक है। तो क्या होगा, सिलेब्री अमाइलेज। तो स्टार्च क्या, अगर जो मतलब सिलेब्री अमाइलेज है वो क्या करे, मतलब वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। सिर्फ और सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और सिर्फ कितना, सिर्फ 30%। सी कहने का मतलब 100% स्टार्च है, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 30% यहाँ लिख देता हूँ, ओनली 30%। सही, नोट करके
नोट करके। सी स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, ये सिर्फ 30, रिमेनिंग 70% अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सही है। फिर देखो लाइसोजाइम क्या करेगा, जो हमने खाना खाया, खाया मतलब माउथ में गया, तो माउथ के अंदर 2 एक्शन होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर 2 एक्शन होते हैं। कौन कौन से होंगे? 2 तरीके का डाइजेशन होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और दूसरा क्या होता है? केमिकल डाइजेशन। दूसरा क्या होगा? केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब हमारे टीथ इन्वॉल्व होंगे, उसमें काटेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट में उसमें कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा माउथ में सलाइबा है, मतलब सलेबरी ग्लैंड जो सलाइबा निकालती है, अलग अलग सलेबरी ग्लैंड होगी, तो सलाइबा निकालेंगी, तो सलाइबा क्या होता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स करने का काम कौन करता है? हमारा टंग क्या कर देती है? मतलब फुल प्रॉपर वे में जो खाना होगा उसके अंदर सलाइबा क्या होता है? मिक्स हो जाता है। खाना क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? खाना मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्योंकि सर मतलब वो जो इंजाइम वगैरह प्रेजेंट है वो खाने में मिल जाएंगे, तो इंजाइम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पर हम देखते हैं ओनली डाइजेशन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। वो भी कितना? सिर्फ और सिर्फ 30% मैक्सिमम। सही, परसेंटेज नहीं लीक होती, मतलब इतना ध्यान रखना, मतलब 30%। किसी बुक में दिया 30%, तो देख लेना 30%। कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब स्टार्च का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 30% ही स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है। इतना क्लियर हो गया। बाकी रिमेनिंग अभी भी ऐसा ही रहेगा। अब इस तरीके के जो क्लियर है। और इसमें जो लाइसोजाइम क्या करेंगे? लाइसोजाइम जो मतलब फूड के साथ माइक्रोब्स, इट किल द माइक्रोब्स व्हिच कम अलोंग विद आवर फूड मटेरियल। क्लियर? इट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द ये जी क्लोरीन इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द सलेबरी अमाइलेज। सलाबन, सोडियम, पोटेशियम ये भी रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? हमारे मतलब बक्कल कैविटी के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ कितना? 30% स्टार्च ही कन्वर्ट होता है किसमें? माल्टोज में। इसमें कन्वर्ट होगा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा। इस तरीके का जो फूड है, उस फूड को हम क्या पढ़ेंगे? बोलस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलस। नाउ दिस फूड इज कॉल्ड बोलस। उसे क्या पढ़ेंगे? बोलस बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहना। इस फूड को क्या बोलेंगे? हम बोलस बोलेंगे। अब खाना कहाँ आएगा हमारा? अब सेकंड हेड देखेंगे। अब ये बस इतना डाइजेशन होगा। किसी का प्रोटीन का, फैट का नो डाइजेशन, क्योंकि हमारे खाने में क्या होगा? प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा। सही होता है फैट। सही। उससे न्यूक्लिक एसिड तो हर किसी के प्रेजेंट होंगे, फैट सभी के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होगा। सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, और वो भी सिर्फ 30% ही कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है माल्टोज में। बाकी रिमेनिंग ऐसा ही। माल्टोज का एक डाइसैकराइड है। देखते हैं इसका बाद में कैसा डाइजेशन होता है बाद में। अब क्या देखें? क्या फूड बोलेंगे? बोलस फॉर्म। इसको ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? बोलस फॉर्म। या इसका फंक्शन याद रखना आपको, इसका और मेन इसे क्या बोलेंगे? बोलस फॉर्म। अब सेकंड क्या देखेंगे? डाइजेशन इन स्टमक। अब ध्यान रखना, इसके बाद क्या होता है? खाना कहाँ आएगा हमारा? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में कहीं भी डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। वो जो ईसोफेगस होगी वहां पर कोई भी, अब ध्यान रखिए, बक्कल कैविटी हो रही, मतलब ये बक्कल कैविटी हो गई। इसके बाद क्या आता है? ओसोफेगस आएगा। तो ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। फिर क्या आएगा? फिर इसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आएगा? स्टमक आएगा। क्या आएगा? स्टमक। अब डाइजेशन किस में देखेंगे? स्टमक में। स्टमक के बाद मैंने बताया था, फिर क्या देखेंगे हम? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कौन सा मिलेगा? ड्यूडेनम के बाद ये ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये फोल्ड हो जाती है जगह जगह। सही, बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी ये, इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो रही थी। सही, इन वाले पार्ट को ड्यूडेनम, और क्या बोल रहे थे? इलियम। लास्ट वाले पार्ट क्या बोलेंगे? इलियम। इलियम से लास्ट वाला पार्ट होगा यहाँ पर। यहाँ क्या होती है? वॉल्व होती है, इलियो कीशल वाल्व। क्या पढ़ेंगे? इलियो कीशल वाल्व। तो यहाँ के बाद ये मतलब ये पार्ट क्या हो जाता है? इस वॉल्व होने के बाद ये यहाँ अपेंडिक्स प्रेजेंट होगी। ये इस वाले पार्ट को हम ऐसे ऐसे, ये प्रेजेंट था नहीं था, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे,
तो यही सब देखेंगे यहाँ पर हम। इतना क्लियर है। फिर यहाँ मैंने बताया था पैंक्रियाज प्रेजेंट होती है, क्या होती है, पैंक्रियाज प्रेजेंट होंगी, इस हिसाब से बताया था। सिंपल वे को आपको ये कट करके भी दिखाया था। इसके बाद यहाँ मैंने बताया था ये ऐसे, यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, लिवर प्रेजेंट होगा ऐसे, सही, ये था। तो यही देख रहे हैं हमने, मैंने क्या बताया, बक्कल कैविटी में डाइजेशन हो गया हमारा, किस में हो गया, बक्कल कैविटी में। डाइजेशन इन ओसोफेगस वाला पार्ट आएगा, तो ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब देखते हैं सिर्फ हमारा फूड कहाँ आएगा, स्टमक में। स्टमक में फूड आता है, उसको मतलब किसकी, कौन सी ओपनिंग रेगुलेट करेगी, यहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफिजियल ओपनिंग जो यहाँ प्रेजेंट होगी, इसे क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रो ईसोफिजियल ओपनिंग। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफिजियल ओपनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफिजियल ओपनिंग। ये हो गया गैस्ट्रो ईसोफिजियल ओपनिंग। अब खाना कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में। खाना कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में ध्यान रखना, खाना लगभग कितनी यहाँ पर रहता है, 4 to 5 आवर्स रहेगा। यहाँ खाना कितनी देर तक रहता है, 4 to 5 आवर्स। यहाँ पर 4 to 5 आवर्स यहाँ खाना रहता है। ये एनसीईआरटी ने दिया है। अब तो क्या देखते हैं, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होंगी, क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, म्यूकस, जो एनसीईआरटी ने दिया उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या निकालती है, म्यूकस। क्या निकालती है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जेल लैक सब्सटेंस, इट फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द म्यूकोसा लेयर। जो सबसे लास्ट वाली लेयर एलिमेंट्री कैनाल की हमने देखी थी, सबसे ऊपर सेरोसा होगी, सेरोसा के बाद क्या होता है, मस्कुलर एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा, सबसे लास्ट में क्या होती है, इस साइड में, मतलब इस साइड में, अंदर की साइड में सबसे लास्ट में क्या होती है, इसी जो लेयर को हम देख रहे हैं, ये तो कट करके देखेंगे इस लेयर को, तो सबसे ऊपर, इसमें सबसे ऊपर क्या होगी, सेरोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, लास्ट में क्या होती है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों बनती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl भी सिक्रेट होगा, तो HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो हमारी म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसे बचाने के लिए जो म्यूकस नेक सेल होंगी, दे सीक्रेट द म्यूकस। म्यूकस फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द म्यूकस, ऊपर द म्यूकोसा। सी, म्यूकस फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द म्यूकोसा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। लिख लेना आप, सही, म्यूकस, इट फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। See, it form a, फिर देखो, it form a thick protective covering over the mucosa layer in order to prevent the harmful effect of HCl। ये कौन, म्यूकस नेक सेल। फिर हमने देखा था पेप्टिक सेल के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था पेप्टिक सेल हो गया। पहले देखते हैं ऑक्सेंटिक सेल के बारे में। ऑक्सेंटिक सेल हो गया। ऑक्सेंटिक सेल को क्या पढ़ते हैं हम, पैराइटल सेल। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल। ये ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल दो निकाले थे, एक तो HCl निकाले थे, HCl, और प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या निकाले थे, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये मिटा देता हूं मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये HCl का हम अभी रोल देखेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर का मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, इट हेल्प इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देखते रहना, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। फिर देखो, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जब मैंने स्टमक के बारे में बताया था तब बताया भी था इसके बारे में, सही, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सी, इसका काम क्या होगा, HCl का काम क्या होगा, देखो HCl का फंक्शन देख लेते हैं, मिटा दे। अब ये डायग्राम में दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पर ड्यूडेनम में पहुंचूं तो ड्यूडेनम में पैंक्रियाज के भी एंजाइम्स और बाइल जूस सब कुछ किस में आता है, ड्यूडेनम में। सब कुछ कहाँ पर आ गया, ड्यूडेनम में, सही। ड्यूडेनम में डाइजेशन देखेंगे तब जो डाइजेशन होगा, समझो भाई इतनी बार यहाँ से लेके इस पार्ट में क्या होगा, डाइजेशन। उसके बाद जेजुनम इलियम में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद खाना कहाँ पर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, सबसे पहले का सीकम में, फिर कोलोन में, फिर लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, रेक्टम। रेक्टम से जो मतलब ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, एनस। तो ये मैं मिटा देता हूँ, सही। अब आपको ये चलते रहना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है और किससे क्या आएगा। ये मैंने बताया था, वाइल डक्ट है, कॉमन वाइल डक्ट है। यहाँ क्या होगा, ये गॉल ब्लैडर होगा, सही, सिस्टिक डक्ट है, सही। यहाँ स्पिक्टर ऑफ बॉयडन होगा, स्पिक्टर ऑफ ओडाई होगा, एम्फुला होगा, डक्ट ऑफ बिल्सम होगा, वो कल बताया था सब।
बाइलोब्डल, क्या होगा, ये बाइलोब्ड होता है। HCl के फंक्शन, HCl क्या होगा, अब देखते थे HCl के फंक्शन देख लेते हैं यहीं पर हम। चलो पहले मैं एक सेल के बारे में और लिख देता हूँ, वो क्या, चीप सेल, क्या पढ़ेंगे उसे, चीप सेल। और क्या बोलते हैं, पैप्टिक सेल, क्या बोलते हैं, पैप्टिक सेल। और क्या पढ़ेंगे, जाइमोजिन सेल, क्या बोलते हैं, जाइमोजिन सेल, जाइमोजिन सेल। तो ये देखते हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, और क्या सीक्रेट करी, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। ये डबल एन आएगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना, क्योंकि एक सिंगल एन वाला ही पढ़ेंगे हम किडनी में, उसमें प्रोरेनिन, रेनिन वो भी होता है, ये भी रेनिन है, लेकिन दोनों में स्पेलिंग का चेंज होगा। यहाँ स्पेलिंग बहुत सही देखना है आपको। अब देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ HCl, किसके देखेंगे, फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ HCl। इट किल्स द माइक्रोब्स, इट किल द माइक्रोब्स which come along food material, which come along food material। See, ये माइक्रोब्स को मार देता है जो फूड मटेरियल के साथ आते हैं, इट किल द माइक्रोब्स से। अब थर्ड मेन सेकंड फंक्शन क्या होगा इसका, ये भी मेन ही है, इट मेंटेन द एसिडिक मीडियम, इट मेंटेन द एसिडिक मीडियम इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है वो उसकी बेस होता है, किसकी बेस से, HCl की बेस से। इसका और द मेन फंक्शन, इट कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव फॉर्म, इनटू एक्टिव फॉर्म। ये ध्यान रखना है। ये क्या कराएगा, जो एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में। ये HCl क्या कराएगा, जो इनएक्टिव एंजाइम है इन दोनों को क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये देखना। अब देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से अब देखना है आपको प्रोसेस कैसे होगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर मैं ये लाइन खींच देता हूँ इस हिसाब से, मिक्स ना हो। अब क्या होगा, पेप्सिनोजिन एंजाइम को सबसे पहले एक्टिवेट करा जाएगा। कौन से एंजाइम को, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो एंजाइम है, पेप्सिनोजिन जो एंजाइम है उसके ऊपर कौन वर्क करेगा, HCl। कौन वर्क करता है, HCl, HCl। और pH, जो pH होगी वो कितनी होती है, 1.8। एसिडिक मीडियम में लगा pH कितनी होगी, यहाँ पर एस ब्रेक में लिखना 1.8। वहां पर कितनी थी, 6.8, यहाँ कितनी होगी, 1.8। आपको NCERT वाले जो NCERT ने दिया वही देखना है, 1.8। अब HCl में यहाँ pH कितनी होगी, 1.8 होगी pH। और लिखने की जरूरत नहीं, जब मैंने एक बार लिख दिया तो स्टमक के अंदर वही pH आएगी, लिखा होता है, फिर भी आप लिख लेना। pH कितनी होगी, 1.8। pH कितनी होगी, 1.8। एक बार लिख देता हूं मैं, pH कितनी होगी, 1.8। ये पेप्सिनोजिन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और थोड़ा पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है जो ऑलरेडी स्टमक में होगा एक्टिव फॉर्म में, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन की फॉर्म में। पेप्सिनोजिन को किसकी फॉर्म में, पेप्सिन। बस इतना ध्यान रखो। पेप्सिनोजिन HCl जब उस पर वर्क करेगा तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजिन है, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंजाइम है। जब इसके ऊपर HCl गिरेगा, HCl वर्क करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है, एक्टिव है, पेप्सिन क्या है, एक्टिव है। ये ध्यान रखना आप। अब इसके बाद दूसरा एंजाइम कौन सा निकल रहा था, प्रोरेनिन। कौन सा निकल रहा था, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन के ऊपर ध्यान रखना, प्रोरेनिन के ऊपर भी HCl और पेप्सिन दोनों वर्क करते हैं। HCl भी वर्क करेगा और पेप्सिन भी वर्क करेगा, लेकिन हम HCl ही ध्यान रखना, HCl और पेप्सिन दोनों वर्क करते हैं। सही, HCl और पेप्सिन। तो प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेनिन में। ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं भी 1% भी आपको यहां पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं होना चाहिए। सही है, इतना क्लियर हो गया आपको। सही, पेप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में।
प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में विद द हेल्प ऑफ द HCl। मेन किसका काम रहा है, HCl के। इसके अलावा एसेसरी रोल किसका रहता है, पेप्सिन का। यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टमक के अंदर पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन पेप्सिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, मेन फोकस करना आपको HCl। पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में विद द हेल्प ऑफ द HCl, और थोड़ा रोल कैसा है पेप्सिन का भी, लेकिन मेन आपको देखना है HCl के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी ने ज्यादा फोकस किस पे करा है, HCl पे करा है, तो HCl ही देखना है। एंजाइम्स वही रहेगा, मतलब पीएच क्या रहेगा भाई, पीएच कितना रहेगा 1.8, मतलब ये क्या हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक नहीं है, ये क्या हाईली एसिडिक है। इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। सबसे मेन क्या देखेंगे यहाँ पर, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। इसी के अंदर कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। अब देखो जो मिल्क हम लेते हैं, मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, केसीन। क्या प्रेजेंट होगी, केसीन। तो केसीन को जो अब जो इसके ऊपर जो एक्टिवेट एंजाइम वर्क करेगा वो कौन करेगा, रेनिन। कौन वर्क करता है, रेनिन। तो केसीन को रेनिन जो एंजाइम होगा, सही, रेनिन एंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, केसीन को पैराकैसिनेट, किसमें, पैराकैसिनेट में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, पैराकैसिनेट में। किसमें, पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता। कौन करता है, केसीन, सही, पैराकैसिन, मतलब ये याद रखना, पैराकैसिन में। किसमें, पैराकैसिन में। ये पैराकैसिन के ऊपर रेनिन एंजाइम करा, सब कुछ हम किस में देख रहे हैं, ये स्टमक में हम देख रहे हैं। कैसिन के ऊपर क्या करा, रेनिन एंजाइम इसने कन्वर्ट कर दिया पैराकैसिन, पीएच वही रहेगी 1.8। अब क्या होगा, जो पैराकैसिन है, सही, जो पैराकैसिन हो गया, पैराकैसिन, ये पैराकैसिन और कैल्शियम दोनों मिलके, स्टमक के अंदर जो कैल्शियम होगा, ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं कैल्शियम पैराक्सीनेट। क्या बना लेंगे, कैल्शियम पैरासीनेट। अब ये लिखो कैल्शियम पैरासीनेट, कैल्शियम पैरासीनेट, सही है। कहीं भी 1 भी % आपको कंफ्यूजन हो, क्लियर हो गए। क्या बना लेंगे, कैल्शियम पैरासीनेट। केसीन हो गए पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट भी, कैल्शियम पैराकैसिनेट, ये स्पेलिंग ये इस तरीके से, प्लस, सही है, प्लस के क्या हो जाएगा, लिक्विड, ये क्या होगा, कर्ड। ये क्या है, कर्ड, ये से बोलते हैं कर्ड। क्या बोलेंगे, कर्ड, मतलब सॉलिड वाला पार्ट। और दूसरे पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट किसमें, रिमेनिंग पार्ट किसमें कर, लिक्विड वे। किसमें, लिक्विड वे, जी, वे मतलब बोलते हैं मट्ठा वगैरह, छाछ वगैरह जो अलग हो जाती है, जब वाटर होगा वो अलग हो जाए और जो हमारी कर्ड है वो अलग हो जाए, तो कर्ड, ये कर्ड बन गई, सही है। क्या सॉलिड पार्ट हो गया मिल्क का, कर्डिंग है। ये किसमें, और रिमेनिंग पार्ट जो वाटर, जैसे हम दूध में से दही निकालते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर हो जाता है। पैराकैसिन और प्लस कैल्शियम मिलकर क्या होना है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो कैल्शियम पैरासीनेट क्या है, कर्ड वाला पार्ट है, और लिक्विड वे मतलब उसका जो छाछ वाला पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा, मतलब ब्लड उसमें से, मिल्क में से, जो मिल्क के अंदर जो मतलब सॉलिड प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी, और जो वाटर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, कैल्शियम पैरासीनेट। क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब इसके ऊपर जो कैल्शियम पैरासीनेट है यहाँ पर, ये कैल्शियम ऐसे लिख दूँ, पैराकैसिनेट, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट है ये। अब ये इसके ऊपर वर्क करेगा क्या, पेप्सिन। कौन वर्क करेगा, पेप्सिन। कौन वर्क करता है, पेप्सिन। अब पेप्सिन इसके ऊपर वर्क करेगा तो पेप्सिन इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में। किसमें करेगा, पेप्टोन्स, और कैल्शियम अलग हो जाएगा पेप्टोन्स में, और कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम पैरासीनेट पे आप कौन वर्क करेगा, पेप्सिन। तो पेप्टोन्स अलग, और पेप्टोन्स मतलब कैल्शियम
ये प्रोटीन की फॉर्म, हाइड्रोलाइज फॉर्म है प्रोटीन की, क्या है हाइड्रोलाइज फॉर्म। केसिन भी क्या एक तरीके की प्रोटीन है। तो पेप्टोन्स और कैल्शियम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन्स और कैल्शियम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, इतना आपने देखना है। अब इसके बाद ये तो मिल्क का डाइजेशन, कोगुलेशन ऑफ मिल्क हो गया। अब इसके अलावा मिल्क का जो मतलब ये तो मिल्क का रोल हो गया, देख लिया। जो मिल्क का डाइजेशन होता है वो इस तरीके से होगा, जो मिल्क का डाइजेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ये देखना। अब क्या देखना, बाकी में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, हमारे मिल्क के साथ और भी जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो और प्रोटीन प्रेजेंट है ये अलग, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन। अब ध्यान रखना ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ द पेप्सिन। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेस और प्लस पेप्टोन्स में। ये ध्यान रखना, जो प्रोटीन प्रेजेंट थी मिल्क के साथ और जो हमने प्रोटीन लिए, वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, खाने के साथ। जो मिल्क लिया है तो मिल्क का देखा डाइजेशन। अब देखते हैं और खाने के साथ जो और प्रोटीन आई है, हमने मिल्क लिया ही नहीं है, तो मिल्क लिया तो इस तरीके डाइजेशन होगा उसका। अब मिल्क नहीं लिया, खाना वैसे लिया, खाने के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, सही है। तो जो प्रोटीन, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जितने भी जो एंजाइम्स होंगे प्रोटीन को तोड़ेंगे तो वो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो आप लिख लो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, प्लस वाटर, क्योंकि सारे एंजाइम क्या होते हैं, जो भी एंजाइम्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो क्या वाटर से चाहिए। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट, प्रोटीज और प्लस पेप्टोन्स में। तो यहाँ वाटर नहीं लिखा, तो अब भी आपको समझ जानी चाहिए कि वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो प्रोटीन किसमें टूट गया, प्रोटीजेज और प्लस पेप्टोन्स में, प्रोटीज और प्लस पेप्टोन्स में। एक ध्यान रखना, फैट का थोड़ा देखते हैं, यहाँ अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जो फैट होता है ये टूट जाता है, एक होता है लिंजुअल लाइपेज, लिंजुअल लाइपेज, इसका रोल देखना नहीं है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ये टूट जाता है फैटी एसिड और प्लस ग्लाइसरॉल में जी। अब आप क्या रखना, ये इसका रोल नहीं देखना, इसका और रेनिन वाला ध्यान रखना। अब मैं जो मतलब ये लिंजुअल लाइपेज है, नोट करके लिखना, नोट करके, रेनिन एंड लिंजुअल लाइपेज are only present in child। सही, रेनिन और लिंजुअल लाइपेज सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड में ही प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका हमको रोल देखना ही नहीं है हमारे अंदर, इसके मतलब हमारे यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। ये वाली जो रिएक्शन देख रहे हैं वो होगी नहीं, ये वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, चाइल्ड में होती है। जो नीचे वाली रिएक्शन आपने देखिए वो भी चाइल्ड में क्या बोले, इन्फेंट, चलो स्टार्टिंग वाली कंडीशन होगी, बट यूज क्या कर सकते हैं, इन्फेंट बोल सकते हैं। सही, इन्फेंट में वहां ये प्रेजेंट होते हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग में मतलब एडल्ट में ये चीज, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो बस आप लिखने के बाद ऐसा क्रॉस लगा लेना, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट के लिए है। सही, अब ह्यूमन के अंदर, एडल्ट के अंदर, ह्यूमन नहीं बोले एडल्ट, क्योंकि ह्यूमन के डाइजेशन पढ़ लें, एडल्ट के अंदर ये वाला एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट, रेनिन। तो रेनिन की जगह जो वर्क करता है वो कौन करता है, पेप्सिन। रेनिन की जगह जो रेनिन का जो काम है हमारे बॉडी के अंदर, वो कौन करता है, पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ये आपको बहुत सही तरीके ध्यान रखना है। ये मतलब अलग से पॉइंट याद रखना है कि रेनिन की जगह जो एंजाइम हम लोगों में ये रेनिन एंजाइम एब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट में होता है। मतलब जब फीडिंग टाइम, जब बच्चा मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क लेता है, तब उसकी कंडीशन की इन्फेंट सही डिपेंड है, उस टाइम ये रेनिन एंजाइम प्रेजेंट। जैसी एज बढ़ती है वैसी रेनिन एंजाइम की क्वांटिटी कम होती रहती है और बहुत नेग्लिजिबल हो रह जाता है, मतलब यार एब्सेंट। उसकी जगह जब एडल्ट हो जाएगा वे भी, तब उसके अंदर रेनिन एंजाइम एब्सेंट होगा। रेनिन की जगह जो वर्क करता है वो कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा क्या लगता है, थोड़ा सा हमारे स्टमक में माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है, नोट करके लिखना, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, आल्सो secrete in stomach।
हमारे स्टमक के अंदर ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब लाइपेज एंजाइम भी निकलता है, लेकिन लाइपेज मतलब बहुत उसका रोल नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल हम देखेंगे ही नहीं रिएक्शन। नेग्लिजिबल मतलब होता है फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाना उसका, मतलब बहुत ज़्यादा ना के बराबर। तो बस याद रखना है कि माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी निकलता है स्टमक के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। माइल्ड गैस्ट्रिक एंजाइम आल्सो सीक्रेटेड इन स्टमक, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। इसके बारे में फंक्शन बाद में देखेंगे। तो जो ये वाला मैंने लिखा है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ हम लोगों में एब्सेंट होगा, ये किस में होगा, सिर्फ इन्फेंट में। तो ये वाला ऐसे मैं मिटा देता हूँ, ये रिएक्शन देख लीजिए। और इसकी जगह जो हमारे केस में जो वर्क करेगा रेनिन की जगह, वो कौन सा होगा, पेप्सिन। कौन वर्क करेगा, पेप्सिन। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब ये जो फूड है स्टमक के अंदर, जो फूड हुआ है डाइजेस्ट, इस फूड को हम पढ़ते हैं नाउ दिस फूड इज कॉल्ड, नाउ दिस फूड इज कॉल्ड चाइम। उसे क्या पढ़ेंगे, चाइम। मैंने चाइम बताया था, यहाँ क्या बताया था, बोलस। क्या लिखा था, बोलस। ये है चाइम, बोलस, दो वर्ड आ गए, दो वर्ड आ गए। बोलस कंडीशन आती है बक्कल कैविटी के लिए, और चाइम कंडीशन आती है कहाँ, किसके लिए, स्टमक के लिए। ये एल्कलाइन मतलब क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक, ये हाईली एसिडिक होगा, ये दोनों में डिफरेंट है। अब जो हमारा खाना है वो कहाँ पहुंच जाएगा स्टमक के बाद, विद द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को क्या पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ड्यूडेनम में। अब जो भी डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, ड्यूडेनम में। अब जो भी डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। कहाँ पर होगा, ड्यूडेनम में होगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम। अब मैं ये वाला पार्ट में बिल्कुल आप देखते रहना सही तरीके से। अब ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, डाइजेशन इन ड्यूडेनम। क्या देखेंगे, डाइजेशन इन ड्यूडेनम। सब डाइजेशन ड्यूडेनम में सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ बैल जूस। किसका देखेंगे, रोल ऑफ बैल जूस, रोल ऑफ बैल जूस। तो बैल जूस भी इसमें सीक्रेट होगा, मैं डायग्राम बताया था आपको रोल ऑफ बैल जूस में। तो रोल ऑफ बैल जूस में क्या देखेंगे, बैल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, इनऑर्गेनिक, और क्या होंगे, ऑर्गेनिक साल्ट। और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक साल्ट्स। और एक चीज यहां पर बहुत ध्यान रखना, स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीट होगा, जो क्या होता है, एसिड सिक्रीट होता है। तो एसिड जो मतलब कभी ओसोफेगस में आ जाए, उसकी थोड़ी क्वांटिटी क्या आ जाए, ओसोफेगस में आ जाए, तो वर्निंग सेंसेशन होती है। क्या होती है, वर्निंग टाइप का हमारे लगता है। और मतलब उसी तरीके की क्या आता है, अब वो हमारे नेक की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट वन। क्या पढ़ते हैं, हार्ट वन। और बोलते हैं पायरोसिस। और क्या बोलते हैं, पायरोसिस। हार्ट वन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पायरोसिस। जो एसिड है, कभी जो एसिड का मतलब किसमें आ जाए, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, किसमें आ जाए, थोड़ा बहुत ओसोफेगस में आ जाए, या ओसोफेगस से ऊपर आने की कोशिश करे नेक की तरफ, तो वो आने की कोशिश करता है। उस टाइम पे हमारे जो फीलिंग्स आती हैं, हार्ट वन बोलेंगे या क्या बोलते हैं, पायरोसिस। हार्ट वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोसिस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सही है। क्लियर हो गया। ये दो वर्ड पायरोसिस और हार्ट वन, ये अलग से हैं, ज़्यादा फोकस करने में जरूरत नहीं, बस याद करना, हार्ट वन और पायरोसिस। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट। तो इनऑर्गेनिक साल्ट मैंने बताया था, सोडियम कार्बोनेट होगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट। और क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इन दोनों का काम क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम, सी, टू मेंटेन एल्कलाइन मीडियम, टू मेंटेन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम कितना, स्टमक, टू मेंटेन एल्कलाइन मीडियम इन किसमें, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर का जूस सीक्रेट होगा, बैल जूस। तो बैल जूस क्या करता है, अब ध्यान रखना, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या था, एसिडिक मीडियम। तो जो खाना किसमें आ गया, ड्यूडेनम में, उसके अंदर भी क्या होगा, एसिडिक मीडियम। उस एसिडिक मीडियम को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, बैल जूस। बैल जूस में क्या, इनऑर्गेनिक साल्ट। जो इनऑर्गेनिक साल्ट है वो एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देते हैं एल्कलाइन मीडियम में, और एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन रखते हैं।
सही, जैसे लिख सकते हो इनऑर्गेनिक साल्ट कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम इनटू एल्कलाइन मीडियम इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो डाइजेशन हो सकता है वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो एल्कलाइन मीडियम जो बनाता है, सही है, जो एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम, फूड को जो फूड आएगा, फूड क्या होगा, एसिडिक होगा, तो उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना, वो कौन करेगा, वेल जूस। वेल जूस का कौन सा वाला पार्ट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना क्लियर हो गया, मैंने डायग्राम बनाया था, वहीं आपको सोचना है, वहीं पे फोकस करना है। या जो स्टमक, जो इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एल्कलाइन मीडियम रहता है वो इसकी वजह से रहता है, किसकी वजह से, इनऑर्गेनिक साल्ट की वजह से। ये आप देख लेना। और एल्कलाइन मीडियम कितना होगा ये भी ध्यान रखना, पीएच कितनी होगी यहाँ पर 7.8, बस इतना बड़ा रखना है 7.8। फिर देखो वहाँ मैंने बताया था 1.8, इधर कहीं बता, सबसे पहले कहता है 6.8, तो यहाँ बताया था 1.8, ये स्टमक के अंदर, ये क्या है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ऐसे बोल सकते हैं ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा किसमें होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। किसमें, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इसलिए ड्यूडेनम मैंने वर्ड लिखा है। तो पीएच कितनी होगी 7.8, क्या होगी 7.8। अब क्या देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं रोल ऑफ बाइल जूस का। बाइल जूस का भाई इतना, अब ये कि और ध्यान रह गया, ऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक साल्ट में दो थे, सोडियम, मतलब क्या सर, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये कोलेट वर्ड होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और सोडियम टारुकोकोलेट, ये दो वर्ड होता है, कोलेट। ये दोनों एंजाइम्स नहीं है, जैसे सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट गिरेंगे किसके ऊपर, गिरेंगे फैट के ऊपर। किसके ऊपर, फैट के ऊपर। और फैट को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में। किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट में। ये डाइजेशन का मतलब नहीं है, डाइजेशन होता है सिंपल फॉर्म में। ये क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट, ये फैट है तो फैट के ऊपर गिरेगी, तो फैट को ऐसे इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला लेक्चर, इसकी क्या पढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, और फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कहीं उस पर एंजाइम्स प्रॉपर वे में वर्क करे। तो जो इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, ये ऑर्गेनिक साल्ट ऑफ किसके, बाइल जूस। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, बनाता कौन है, लिवर, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम थायरोकोलेट, ये फैट के ऊपर गिरेंगे और फैट को स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। उससे क्या पढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन। अब देखो इतना हमने रोल देख लिया बाइल जूस का। अब देखते हैं रोल ऑफ किसका, पैंक्रियाटिक जूस। ये रोल ऑफ बाइल जूस। अब देखते हैं रोल ऑफ, सबसे हम देखेंगे रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। रोल ऑफ, अब यहां से हम एनसीईआरटी बेस देखते हैं बिल्कुल। रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस in digestion of कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान रखना, अब ये जब फूड यहाँ पे इतने फॉर्म हो गया, अल्कलाइन मीडियम हो गया, इतना कुछ होने के बाद इस फूड को हम पढ़ते हैं चाइल्ड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड। बर्ड कौन सा होगा, चाइल्ड। सबसे पहले बोलस, फिर चाइम, फिर बर्ड कौन सा होगा, चाइल्ड। कौन सा होगा, चाइल्ड। अब देखते हैं, सही, रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम रोल देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस के, उसके बाद देखेंगे खुद इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन भी निकालती है ना, मैंने बताया था इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन भी अपने एंजाइम निकालती है। तो मेन हम किसके देखेंगे, पहले कार्बोहाइड्रेट के। अब ध्यान रखिए, यहाँ से बिल्कुल आप देखोगे एनसीईआरटी बेस, क्योंकि वैसे जाएगा तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। तो यहाँ से एनसीईआरटी बेस देखना है बिल्कुल हमको। रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड से इनके डाइजेशन में रोल देते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में ध्यान रखना, पैंक्रियाटिक जूस में जो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके अंदर एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या होगा, 3 एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कौन कौन से होंगे, ट्रिप्सिनोजन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा। क्या होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन। और क्या होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या होता है, प्रो
कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा, क्या होगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। फिर ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए, फिर क्या होता है, अमाइलेज भी होता है, मतलब क्या होता है, पैंक्रेटिक अमाइलेज, जिसको हम बोलते हैं अमाइलोप्सिन, मैंने लिखा था पहले। और पैंक्रेटिक क्या होता है, लाइपेज, क्या बोलते हैं, स्टेप्सिन। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को, उसको न्यूक्लियस डीएनए अलग अलग फॉर्म होंगी। तो ये मतलब मेनली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये इनएक्टिव फॉर्म होंगे, अब देखो ये एक्टिव कैसे होंगे, पहले देखते हैं कि फिजियोलॉजी बाद में, पहले एक्टिव कैसे होंगे। जो ट्रिप्सिनोजन है, अब देखो इसकी एक्टिविटी है, जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन, इसके ऊपर जो वर्क करेगा, मैंने बताया था जो इंटेस्टाइनल जूस में क्या निकलता है, एंटेरोकाइनेज, क्या निकलता है, एंटेरोकाइनेज। सक जो इंटेस्टाइन का जूस होगा, क्योंकि ये सब मैटर हम जो देख रहे हैं ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियाज के भी और मतलब वाइल जूस भी और ड्यूडेनम के खुद एंजाइम सब मिल जाते हैं। सब कहाँ प्रेजेंट है, ड्यूडेनम के अंदर, सब कहाँ प्रेजेंट है, ड्यूडेनम के अंदर। लेकिन करेक्ट वे में हम पहले देखेंगे फिजियोलॉजी का, पहले जो पहले जो एंजाइम्स वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं इसके पैंक्रियाज के, उसके बाद खुद जो इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो वर्क करते हैं। तो इंटेस्टाइन के एंजाइम, जो इंटेस्टाइनल जूस था, सक्कस एंटेरिकस, क्या बोला, सक्कस एंटेरिकस, वो क्या, ब्रूनर ग्लैंड। ध्यान रखना, ड्यूडेनम में एक अलग से ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनर ग्लैंड। कौन सा, ब्रूनर ग्लैंड, अलग से नाम दिया, स्पेशल ग्लैंड है ब्रूनर ग्लैंड, एनसीईआरटी ने दिया है। तो सक्कस एंटेरिकस जो के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। इंटेस्टाइनल जूस में को क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस, क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस को क्या पढ़ेंगे, सक्कस एंटेरिकस, क्या पढ़ेंगे, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, एंटेरिकस। ये किसका जूस होगा, इंटेस्टाइन का। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, एंटेरोकाइनेज, क्या होता है, एंटेरोकाइनेज। ये एक एंजाइम प्रेजेंट, और भी होंगे लेकिन मेनली क्या, एंटेरोकाइनेज। तो ये एंटेरोकाइनेज इस यहां पर आ गया, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज किस, ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या, एक्टिव फॉर्म होगी, ट्रिप्सिन क्या होगी, एक्टिव फॉर्म। अब बाकी जो बचे काइमोट्रिप्सिनोजन, कौन कौन से, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसके ऊपर वर्क, इसके ऊपर कौन वर्क करेगा, ट्रिप्सिन। कौन वर्क करेगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। किसमें, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन। ये भी क्या, एक्टिव फॉर्म है। अब क्या बचा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, क्या बचा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसकी भी वर्क कौन करेगा, ट्रिप्सिन। कौन वर्क करेगा, ट्रिप्सिन। अब ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किसमें करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तीनों फॉर्म क्या हो गई, एक्टिव हो गई। तीनों फॉर्म क्या हो गई, एक्टिव। सही, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये क्या तीनों फॉर्म क्या होगी, एक्टिव हो गई। तीनों फॉर्म क्या होगी, एक्टिव। अब देखते हैं इनका रोल, अब देख कैसे रोल करेंगे ये मिटा देता हूं मैं। अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ, क्या देखेंगे, किसका रोल देख रहे हैं, रोल ऑफ पैंक्रेटिक जूस। किसका रोल देख रहे हैं। अब रोल ऑफ पैंक्रेटिक जूस में क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ। बहुत ध्यान से देखते रहना आप। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहले क्या देखेंगे हम, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि जो ये एंजाइम है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाले। तो पहले देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखना, हमारे खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी क्या होगी, प्रोटीन है। प्रोटीन है जो वहां स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाई है, स्टमक के अंदर जो डाइजेस्ट होगी थी वो उसकी फॉर्म में होगी, पेप्टोन्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पेप्टोन्स की फॉर्म में होगी। और किसकी फॉर्म में होगी, प्रोटियोसिस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, प्रोटियोसिस की फॉर्म में। इस फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन कहाँ गई है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, क्योंकि प्रोटीन जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई वो प्रोटीन की फॉर्म में होगी। और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये ऑलरेडी प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं है लेकिन प्रोटीन से थोड़ी सिंपल है। हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है प्रोटीन की, कौन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर कौन वर्क करेगा, हमारे ये एंजाइम वर्क करेंगे तीनों मिलके। इसको कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, कौन कौन से एंजाइम। अब ध्यान रखना, पीएच आपको याद रखना, पीएच वही रहेगी, क्या रहेगी,
पीएच कितनी रहेगी, एक बार लिख देता हूँ 7.8। ये अल्कलाइन है। कौन कौन से वर्क करेंगे इसमें ध्यान रखना, ट्रिप्सिनोजन, पीएच यहाँ लिख देता हूँ, पीएच ये होगी 7.8, एक बार लिखना हो। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और कौन करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और कौन बार करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ये किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, डाईपेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाईपेप्टाइड में। इतना ध्यान रखना, ये तीनों मिलके जो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे इसमें, डाईपेप्टाइड्स में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाईपेप्टाइड्स में। बस ये इतना है। प्रोटीन का डाइजेशन हमने देख लिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम निकल लेते हैं, मैंने बताया पैंक्रियाटिक अमाइलेज और स्ट्रेप्सिन। अब जो बाकी रिमेनिंग जो स्टार्च रह गया, ध्यान रखना, स्टार्च का हमने स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं देखा था, स्टार्च का ना फैट का कोई डाइजेशन था। स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। किसका हो रहा था, प्रोटीन का। और रिमेनिंग जो, क्योंकि 37 में था 100% में 30% तो वहीं कन्वर्ट होगी, तो जो रिमेनिंग स्टार्च है इसके ऊपर कौन करेगा, कौन सा एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा, इसके ऊपर पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या बोलेंगे उसे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और इसे क्या बोलेंगे, अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं, अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं इसे, अमाइलोप्सिन। एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। और क्या, और अमाइलोप्सिन। ये कन्वर्ट कर देगा किसको, स्टार्च में, डाइसैकराइड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकराइड में, डाइसैकराइड्स। ये डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकराइड की अलग अलग फॉर्म होती है। अब डाइसैकराइड क्या क्या होंगी यहीं पर देखना है, सही है। डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर दिया, वो हम देखेंगे। अब डाइसैकराइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो मतलब इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं। इंटेस्टाइन का रोल बाद में देखते हैं, पहले इसी का रोल देख रहे हैं। अब डाइजेशन ऑफ डाइसैकराइड में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी, डाइसैकराइड में, सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में, उसमें कन्वर्ट होगी। अब क्या देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट। क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फैट। और सब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन होगी, स्टार्च प्लस वाटर, तब ये रिएक्शन होगी, क्योंकि एंजाइम कैसे हैं, हाइड्रोलाइटिक। मैं वाटर लिख नहीं रहा हूं, आपको आना चाहिए सी। अब डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट में क्या होगा, जो फैट होगा इसके ऊपर कौन वर्क करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या कौन सा एंजाइम होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और पैंक्रियाटिक लाइपेज को क्या बोलते हैं, स्टेप्सिन। क्या पढ़ते हैं, स्टेप्सिन, ये भी नाम बोलते हैं। ये कन्वर्ट कर देगा फैट को डाई और मोनोग्लाइसरेट में, डाई एंड मोनोग्लाइसरेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये ध्यान रखना है, डाई और प्लस मोनोग्लाइसरेट में, सही है। डाई और प्लस मोनोग्लाइसरेट में ये कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान रखना। डाईग्लिसराइड और प्लस मोनोग्लिसराइड, ये डाई मैंने लिखा है, मतलब डाईग्लिसराइड और प्लस मोनोग्लिसराइड में ये कन्वर्ट कर देगा कौन, ये वाला मतलब पैंक्रियाटिक लाइपेज। और इससे क्या निकलता है, इससे अलावा क्या निकलता है, यहाँ पर क्या देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अब ध्यान रखना, जो न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, डीएनए आरएनए होगा, सही। तो न्यूक्लिक एसिड पे जो एंजाइम करेंगे, एक ही नाम लिख देते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड पे जो एंजाइम प्रेजेंट होगा उससे क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियेज। क्या पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेज। अलग अलग डीएनए अलग होता है, आरएनए अलग होता है, लेकिन सिंपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड पे जो एंजाइम करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियेज होगा, सही है। तो न्यूक्लियस कन्वर्ट करता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में प्लस न्यूक्लियोसाइड में, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोटाइड और प्लस न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन शुगर, ये आपको ऑलरेडी बता दिया दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसमें फॉस्फेट भी होगा, नाइट्रोजन भी होगी, शुगर भी होगा, फॉस्फेट वो भी होगा, इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, नाइट्रोजन शुगर होगी। तो ये दो फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ऐसे कन्वर्ट होगा न्यूक्लिक एसिड। तो ये डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया किसमें,
किसका एंजाइम देख लिया हमने, पैंक्रेटिक जूस में इतना यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पैंक्रेटिक जूस के फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। अब जो हम देखते हैं, अब जो वर्क करेंगे, सही, डाइजेशन ऑफ ड्यूडेनम में अब जो वर्क करेंगे, किसका रोल ऑफ देखेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, किसका देखेंगे, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो कितना सिंपल है ये, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, क्या देखेंगे, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ, क्या देखेंगे हम, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सब कुछ इसी के अंदर हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर। तो प्रोटीन, अब बचा क्या, प्रोटीन में सिर्फ क्या बचा है, डाइपेप्टाइड्स बचे हैं। क्या बचे हैं, डाइपेप्टाइड्स। तो क्या बचेंगे, डाइपेप्टाइड्स। अब क्या होगा यहाँ पर, डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स। ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, इसके ऊपर जो वर्क करेगा डाइपेप्टाइड्स के ऊपर, वो डाइपेप्टिडेज एंजाइम। कौन सा माना था, कौन सा आएगा इंटेस्टाइन का, डाइपेप्टिडेज एंजाइम। डाइपेप्टिडेज एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट देगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड देखो तो अमीनो एसिड सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये डाइजेस्ट हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब डाइजेशन होना। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड। ये आपको मैंने मॉलिक्यूल्स में बताया था, बायोमॉलिक्यूल्स में। तो ये अमीनो एसिड सिंपलेस्ट, इसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर आके, सही। फिर मैंने क्या बताया था, डाइसैकेराइड क्या क्या होते हैं, माल्टोज होता है। डाइसैकेराइड क्या होगा, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड है। तो जो माल्टोज के ऊपर वर्क करेगा एंजाइम, वो इंटेस्टाइन का कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज। उसे क्या पढ़ेंगे, माल्टेज। क्या बोलेंगे हम, माल्टेज। क्या पढ़ते हैं, माल्टेज। तो माल्टेज किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज। क्या आपने पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज, सुक्रोज। इस पे जो एंजाइम कौन करेगा, वो कौन सा होगा, सुक्रेज। कौन सा होता है, सुक्रेज, सुक्रेज। इस पे ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ग्लूकोज और किसमें, फ्रैक्टोज में। फिर कौन वर्क करेगा, लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में थोड़ा हमको देखना है, लैक्टेज, लैक्टेज। तो लैक्टेज में ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज। तो ध्यान रखना, मोस्टली एडल्ट में क्या होता है, जब मतलब एडल्ट के अंदर लैक्टेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, उसके अंदर मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पाता है, मिल्क का डाइजेशन नहीं होता। उन्हें बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसा नहीं कि सभी के अंदर, किसी किसी के अंदर मोस्टली क्या, जब लैक्टोज एंजाइम एब्सेंट हो। लैक्टेज एंजाइम क्या होगा, ये लैक्टेज एंजाइम, जिस इंसान के अंदर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, उसके अंदर मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पाता है, सही। वो मिल्क लेता है तो उसके बॉडी के अंदर गैस वगैरह बनना, सही, वॉवल मूवमेंट तेज हो जाएगा। वो देखेंगे क्या होता है, मतलब इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं लैक्टेज इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं, लैक्टेज इंटॉलरेंस। तो किसी के अंदर एंजाइम नहीं तो वो मिल्क ना ले, वो मतलब दही वगैरह का यूज़ करे, तो मतलब वहाँ पर क्या जो मतलब बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो आसानी से डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है, तो मिल्क का डाइजेशन नहीं होगा, उसे बोलते हैं लैक्टेज इंटॉलरेंस। क्या पढ़ते हैं, लैक्टेज इंडिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अलग से नोट करके लिख लेना, लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या वर्ड बोला मैंने, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, जिसके अंदर ये लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट हो, बस ये। अब ये यहाँ पर हमारा हमने कंप्लीट हो गया। कुछ आइसोमाल्टेज भी मैंने बताया था, आइसोमाल्टेज होता है, वो आइसोमाल्टेज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इसमें लिमिट डेस्टिन होगा, लेकिन हमको उसका रोल नहीं देखना है, यहाँ एनसीईआरटी बेस ही देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और भी देखते हैं, तब मैंने एंजाइम बहुत सारे बताए थे, लेकिन अब मैंने बताया था एनसीईआरटी बेस देखना है, तो बस ये हो गया। सही, आइसोमाल्टोज होगा यहाँ पर, आइसोमाल्टोज में आइसोमाल्टेज एंजाइम होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जितने एनसीईआरटी दिए उतने मैंने आपको बता दिए। अब क्या देखते हैं, डाइजेशन ऑफ, ये क्या, ये जो मैंने ये बताया, ये तो ये जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये वाले क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या था, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पहले आप लिख लेना डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले देख लिया हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या होगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या लिखेंगे हम, डाइजेशन ऑफ फैट। क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फैट। तो डाइजेशन ऑफ फैट में क्या देखोगे, अब यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ क्या निकलता है, लाइपेज एंजाइम। क्या निकलेगा, लाइपेज एंजाइम।
तो अब जो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, जो मैंने लिखा था डाई एंड मोनोग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लाइसेराइड्स, डाई एंड मोनोग्लाइसेराइड्स, ये किसमें, इस पे ऊपर कौन सा वर्क करेगा, लाइपेज एंजाइम, कौन सा, इंटेस्टाइनल लाइपेज, हम बोलेंगे यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइन क्या है, तो सिर्फ यहाँ लाइपेज लिख दो ऐसी, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लाइपेज, इतना ध्यान रखना। ये लाइपेज किसका होगा, इंटेस्टाइन का, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसमें, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सही, ये इतना क्लियर हो गया, ये कन्वर्ट हो गया लाइपेज, डाई और मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड, इसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। सही, यहाँ पर हमने देख लिया बिल्कुल, प्रोटीन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फैट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट रहने के लिए क्या रह गया है, क्या रह गया है, क्या रह गया हमारा, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या रहेगा, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बस ये देखना है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने बताया था अभी क्या क्या बचा था, न्यूक्लियोटाइड बचे तो न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो वर्क करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके ऊपर जो वर्क करेगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियोसिडेज, न्यूक्लियोटिडेज, क्या नाम होता है उसका, न्यूक्लियोटिडेजेज। ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड में और प्लस फॉस्फेट में, किसमें, न्यूक्लियोसाइड और प्लस कौन सा रिलीज होगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, फॉस्फेट, तभी तो उसे क्या लेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोसाइड बचा, ये भी न्यूक्लियोसाइड बचा है, तो न्यूक्लियोसाइड के ऊपर कौन वर्क करेगा, अब न्यूक्लियोसाइड बचा, सिर्फ क्या बचे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, इस पे कौन वर्क करेगा, न्यूक्लियोसिडेज, कौन वर्क करेगा, न्यूक्लियोसिडेज, सीडेज। अब न्यूक्लियोसिडेज किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, बेस प्लस पेंटोज शुगर, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये आप लिख दो नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर, बेस और शुगर में, तो यहां पर आकर बिल्कुल डाइजेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसकी। तो यहां पर हम देखते हैं जो भी चीज हमने खाई वो उसका डाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद डाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वहां ऑब्जर्वेशन होगा। तो डाइजेशन जो कंप्लीट हुआ वो कहां पर हो गया, हमारे ड्यूडेनम में, जिसका भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, सही है, या न्यूक्लिक एसिड, सबका डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, सबका डाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब किसके बाद जो स्टेप देखेंगे वो क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या देखते हैं हम, एब्जॉर्प्शन देखते हैं, वो देखते हैं कल, सही कुछ रहेगा होगा, सही। फिर ध्यान रखना जो भी डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में होता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब जो हम देखेंगे कल एब्जॉर्प्शन, वो इलियम में और जैजुनम में, इलियम में और जैजुनम में होगा एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। तो इतने स्टेप्स मैंने बता दिए, बहुत सही तरीके से देखना है। ये कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। इसके बाद जो मेन प्रोसेस होगा, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी डाइजेशन हो गया यहीं पर हो गया। अब कल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इसके बाद होता है, वो कल समझाऊंगा मैं। थैंक यू।